हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ। एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो इम्पोर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्लस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एंड इसके लिए हमने मेंस की आंसर राइटिंग अलग से कर रखी है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी तक कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो 104 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। और 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज इन जनवरी 2020, जिसमें कि एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs ओके इन द स्टेट असेंबलीज एंड द लोकसभा। एंड फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1950 में। अगर हम मोड की बात करते हैं कि कितने तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, तो 3 तरह से हो सकता है: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड ये हमने डिस्कस किया हुआ है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग देखेंगे तो ये तीनों तरीके हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, एंड इट इज़ बिटवीन बोथ ऑफ इट। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 हमारे अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। देन देयर वाज अ केस, केशवानंदन भारती केस, लीडिंग केस, जिसमें बोला गया था कि आप प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस अमेंडमेंट्स। कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, हर अमेंडमेंट में क्या हुआ है। ओके तो फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एम्पावर कर रहा था स्टेट को फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सेकेंडली 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स आए थे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 3 नए ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ओके एंड यहाँ पे इट ऑल्सो मेड द रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल। ओके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की गई थी विच इज़ जस्टिफाइबल इन नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया था इन द यूनियन लिस्ट विच वॉज टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड अगर हो रहा है तो वहाँ पे ये नया सब्जेक्ट ऐड किया गया था यूनियन लिस्ट में, और वहाँ इसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी स्टेट के ऊपर कि अब आप इस मैटर पे, अब आपके पास कोई पावर नहीं है रिगार्डिंग दिस मैटर। 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात, जो रिजर्वेशन का जो पीरियड था वो एक्सटेंड कर दिया गया था ऑफ SC ST एंड एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 1970 तक। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 334th आर्टिकल में। 10th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो दादर नागर एंड हवेली इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, प्लस आर्टिकल 240 में भी अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म हुआ था और इसके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 371 भी बनाया गया, प्लस आर्टिकल 170 में भी अमेंडमेंट हुआ था। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज था वो बढ़ा दिया गया था, वो 60 से 62 कर दिया गया था। एंड जो रिटायर्ड जजेस हैं ऑफ द हाई कोर्ट उनको एक्टिंग जजेस की तरह अपॉइंट कर दिया गया था इन द सेम कोर्ट। एंड जो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट वो एनेबल थे कि वो एक तरह से एडहॉक जज की तरह भी काम कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो पावर्स थी, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ओके यहाँ पे इसके बारे में बात की थी। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिक्किम 22nd इंडियन यूनियन का स्टेट बन गया था। एंड यहाँ पे जो बिल रिसीव हुआ था प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली थी वो मिली थी 16 मई 1975 में। एनफोर्स हुआ था 25 अप्रैल 1975 में। ओके 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 1 अगस्त 1975 में। एंड यहाँ पे एक्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी नॉट जस्टिफाइबल, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट थे इस अमेंडमेंट के।
सबसे पहला था इट प्लेसेस बियॉन्ड द चैलेंज इन द कोर्ट सम मेजर सेंट्रल लॉज. बी वॉज इट गिव सिमिलर प्रोटेक्शन टू several state enactment mostly recently to land legislation by including them in the 9th schedule of the constitution. And C was it provides that the limit of territorial waters and the maritime zone of India shall be specified for the time by law made by the पार्लियामेंट. ये हमारा हुआ था 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. अगर हम 42 की बात करें तो ये बना था हमारा जो इनैक्ट हुआ था वो हुआ था इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे. पास हुआ था पार्लियामेंट से 11 नवंबर 1976 में. प्रेसिडेंट की असेंट मिली 18 दिसंबर 1976 में. और यहाँ पे क्या बोल दिया गया था भाई, जो अमेंडमेंट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई थी इसमें. एंड यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा को 5 जो उनका टाइम लिमिट था वो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया गया था. ओके. एंड द एक्ट ऑल्सो क्लियरिफाइड, इसमें ये भी कह दिया था कि भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है उसको कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा. ओके. जब 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसने कुछ चीज़ें रिपील कर दी थी जो 42 में हुई थी, जो कि ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी पास किया गया था 42nd अमेंडमेंट. तो 43rd अमेंडमेंट में कुछ चीज़ों को रिपील कर दिया गया था. एंड सिविल लिबर्टीज़ जो थी अंडर आर्टिकल जो नया आर्टिकल ऐड किया था उस टाइम पे आर्टिकल 31D उसको डिलीट कर दिया गया था. ओके. और सिविल लिबर्टीज़ को फ्रीली एक्सेस करने के लिए छोड़ दिया गया था. 43rd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 44th अमेंडमेंट जो बिल था वो था 45th अमेंडमेंट बिल, जिसको रीनंबर करके 44th अमेंडमेंट किया गया था. एंड इट केम इन फोर्स ऑन 30th अप्रैल 1975. इस दिन इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी. और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मेजर डिस्टॉर्शन हुआ था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसी उसको रिस्टोर कराया गया था. तो जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम बढ़ा के 6 साल किया गया था उसको रिड्यूस वापस 5 साल कर दिया था, जो नॉर्मल टर्म होता है उसका. एंड जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th. 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अभी हमने देखा था 1970 तक उन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन का एक्सटेंशन किया था. अब वो चीज़ 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई थी फॉर SC ST एंड इन द पार्लियामेंट इन स्टेट असेंबलीज एंड एंग्लो इंडियंस. अब 10 साल और बढ़ा दिया गया है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हिंदी के बारे में बात की गई थी. 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे has enabled the provisions of 6th schedule to the constitution to made applicable to the tribal areas of स्टेट ऑफ त्रिपुरा. स्टेट ऑफ त्रिपुरा में भी 6th शेड्यूल की कुछ चीज़ें एप्लीकेबल हो रही थी. 52nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, इम्पॉर्टेंट है ये. 53rd की बात करें तो स्टेटहुड मिला था मिजोरम को, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 54th की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हुआ था इन्हांस करने के लिए. 55th की अगर हम बात करें तो स्टेटहुड मिला था अरुणाचल प्रदेश को. एंड ये 24th हमारा स्टेट बन गया था इंडियन यूनियन का. 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बन गया था गोवा. एंड नया यूनियन टेरिटरी बना था हमारा दमन एंड दीव. और गोवा हमारा 25th इंडियन रिपब्लिक का स्टेट था. 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गोवा जब नया स्टेट बन गया तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे. एंड दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम द गोवा टू फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी. 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बन गया था स्टेट, तो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए गए थे फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द STs इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय बाय अमेंडिंग आर्टिकल 322. 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज इमरजेंसी इन पंजाब जब ज़रूरी है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी कि पंजाब पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं जब ज़रूरत है. और मैक्सिमम जो प्रेसिडेंशियल रूल था एक्सटेंड कर दिया था 3 साल का, उससे पहले कितना था, 2 साल था. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे वोटिंग जो एज थी 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी. 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में
जो रिजर्वेशन की जो बात की गई थी उसको फिर से एक्सटेंशन कर दिया गया था 10 साल के लिए इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर SC ST एंड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 63rd की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी एक्ट हमने जो इससे पहले देखा था, जहाँ पे पंजाब पे ये वाला एक्ट जहाँ पे पंजाब पे इमरजेंसी लगाने के लिए पावर मिल रही थी सेंटर को, उसको क्या कर दिया गया, नेक्स्ट में रिपील कर दिया गया। ओके, इन 63rd 59th एक्ट को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। 66th अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी और 9th शेड्यूल में एडिशन हुआ था। 69th वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली को NCR बना दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया था। 70th की अगर हम बात करते हैं तो 70th आपकी बात कर रहा था, बिफोर दिस एक्ट वॉज मेड आर्टिकल 34, इससे पहले 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 34 रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्टोरल कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट as well as the legislative assembly of the state, not of the union territories। लेकिन अब union territories भी हैं। and this amendment also provide inclusion members of the legislation of Pondicherry and Delhi also। okay, 71st constitutional amendment में 8th शेड्यूल को अमेंड कर दिया गया था एंड यहाँ पे 3 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज ऐड की गई थी। 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 332 को अमेंड कर दिया गया था, जहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई थी ST के लिए इन द स्टेट असेंबली ऑफ त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट इज अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पार्ट 9 जो कि बात करता है पंचायत के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विलेज एंड अदर लेवल्स, डायरेक्ट इलेक्शन टू सीट्स, फिक्सिंग टर्नओवर, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड 33% फॉर वुमेन, ये आपका ऐड किया गया था इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9। देन पार्ट 9A ओके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ, जहाँ पे बात की गई थी म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में, जैसे नगर पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें आर्टिकल 332 पार्ट 14A उसको अमेंड कराया गया था, जो बात कर रहा था गिविंग टाइमली रिलीफ टू द रेंट litigants by setting up state level rent tribunals to reduce the tire of appeal। ओके, यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट इज 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे जो रिजर्वेशन था, इस एक्ट को लाने का एम ये था कि एट द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन पब्लिक सर्विस ऑफ OBC हो गए, SC STs हो गए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 नवंबर 1992 रूल्ड दैट द टोटल रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) विल नॉट एक्सीड 50%। दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16(4)A प्रमोशंस के बारे में बात करने लगा था, SC और STs के बारे में। 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 9th शेड्यूल में। 79th की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से SC ST और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था अप टू 2010। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में बात की गई थी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे शेयर जो वेयर बाय स्टेट्स ओवरऑल शेयर वॉज इंक्रीज बाय 26% ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। बट जो 10th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस वजह से स्टेट का इंक्रीज़ कर दिया गया था 26%। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई थी। दैन 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिलेटिंग टू द रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे इन मेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन SC STs के लिए, वो रिलैक्सेशन हो गया था, थोड़ा सा उसमें इजी हो गया था। देन 83rd की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई थी अंडर पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। देन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो नए स्टेट्स बने थे झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल।
85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में हुआ, जो बात कर रहा था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी अंडर आर्टिकल 16(4)A। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो नया न्यू आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 to 14, ठीक, ये ऐड हुआ था। देन 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 2268A, जहाँ पे स्टेट विच स्टेट्स दैट taxes on service shall be levied by the government of India and such taxes shall be collected by the appropriate government of India and states। ओके, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 338 में, और नया आर्टिकल ऐड हुआ था 338A, जो बात कर रहा था नेशनल कमीशन फॉर STs। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उसमें बोल दिया गया था इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 नए लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथली इन 8th शेड्यूल। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो नया a provision has been inserted that the state, parliament or other legislature can make law for advancement of SC, STs and OBCs for the matters of admission to the educational institute or and including private unaided institutions। Okay, 96th amendment में 8th schedule में substitute किया गया था उड़िया for उड़िया। Okay, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है पार्ट 9 का 9B का जो वर्ड्स ऐड किए गए थे वो थे और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। आफ्टर यूनियंस के बाद और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में। एंड इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 43B जो बात कर रहा था प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़, एंड नया पार्ट भी ऐड किया गया था 9B। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 98 जो बात कर जिसमें ऐड किया था नया आर्टिकल 371J इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हुआ था। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 100th एक्ट जो था हमारा 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 was in news in the 4th week of May 2015 as the President of India Pranab Mukherjee gave his assent to the Constitution 119 Amendment Bill 2013। ओके, तो ये हमारा बिल कौन सा था? 2013 का बिल था जो कि रिलेटेड था हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, LBA के बारे में बात की गई थी। देन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट GST आपका पास हुआ था। 102 जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया था। देन 104 की बात करें तो 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एंड 104 हमने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स what do you like this if you like this video. Thank you so much.